नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमास इजराइल जंग से जुड़ी खबर है कि इजराइल की सेना हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए गाजा पट्टी में सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। जमीन के रास्ते घुसने के लिए गाजा पट्टी की सीमा पर इजराइल के ताकतवर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, खतरनाक हथियारों से लैस करीब 1 लाख सैनिक तैयार खड़े हैं। मतलब इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने के लिए किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुस सकता है। यही नहीं, हमले शुरू करने से पहले इजराइल ने गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को शहर खाली करने की चेतावनी भी दे दी है। इजराइल की इस चेतावनी के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने जान बचाने के लिए शहर को खाली करना शुरू भी कर दिया है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल किशोर, इस वक्त हम लोग गाजा पट्टी और इजराइल के बॉर्डर पे हैं और फ्रंट लाइन पे हैं। वॉर जहां से हो रहा है, इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। हमें फ्रंट लाइन पे खड़े होने की इजाजत नहीं थी। कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से तस्वीरें। करम, अब पीछे की तस्वीरें दिखाइए। यहाँ आप टैंक देख सकते हैं किशोर। अब आगे बख्तरबंद गाड़ियां आपको दिखेंगी। बस महज कुछ सेकंड का फासला है जहां से हम दूर हैं। और ये देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि हमें फ्रंट लाइन पे रहने की इजाजत नहीं दी गई थी, इसलिए हम आपको यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से किशोर, न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तोप से यहाँ से हमला हो रहा है उधर गाजा पट्टी की तरफ। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं लगातार यहाँ से बार बार हो रहा है। आज बहुत मूवमेंट हुआ है, कभी भी इजराइल अंदर घुस सकता है। आज टैंकों का मूवमेंट बहुत हुआ है। और ये यहाँ पहला टैंक आपको देखिए, ये पहली लाइन है जो हाईवे के बगल में है। आगे आपको सैकड़ों की संख्या में टैंक, देखिए वहां से धमाका हो रहा है। ये तस्वीर जो आपने देखी, वहां से धमाका हुआ। ये कई टैंक आपको लगे हुए दिख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पे। इस वक्त रात में भी, इस वक्त शाम हो चुका है, लेकिन इजराइल के तोप अपने धमाके, अपने गोले बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, ये एकदम नजदीक से इस तोप को देखिए। लगातार इजराइल की आर्मी, हम युद्ध से क्षेत्र से आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार ये पहले कमर तोड़ने की तैयारी है किशोर। आपको बता दें, ये देखिए पूरा ये आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया, लगातार धमाके किए जा रहे हैं। यहाँ से गाजा की तरफ पहले कमर तोड़ी जाएगी और फिर उत्तर गाजा के लोगों को बता दिया गया है कि आप जल्दी से छोड़ दीजिए उत्तर गाजा को। 11 लाख लोग मूव कर रहे हैं दक्षिण की तरफ। कभी भी बड़ा हमला कर सकता है अब इजराइल। तो ये तस्वीरें आप तक हम ला रहे थे किशोर। बहुत मुश्किल हुआ यहाँ आने के लिए, क्योंकि फ्रंट लाइन में खड़ा होने की इजाजत नहीं दी गई है। 2 बार तो हमें यहाँ से हटा दिया गया किशोर। जी, तो मतलब इजराइल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास को मिटाने की तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इजराइल और गाजा की सीमा पर पहुंची न्यूज 18 की टीम के सामने इजरायली टैंकों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी गाजा की तरफ बढ़ती नजर आई, जिसका मतलब यह कि नेतन्याहू के सिर्फ एक इशारे पर गाजा में बारूद की बारिश हो जाएगी। वहां गाजा से लगने वाली सीमा के पास इजराइल की सेना तोपों से गोले दागती नजर आई। इसके अलावा इजराइल की सेना के कई खतरनाक टैंक भी गाजा की तरफ रवाना कर दिए गए। सैकड़ों की संख्या में इस तरह के बड़े बड़े टैंक उधर प्रवेश कर गए और गाजा पट्टी की तरफ बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सड़कों को बंद कर सबसे पहले सेना की गाड़ियों को निकलने की जगह दी गई। इस दौरान वहां इतने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जमा हो गईं कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। चारों तरफ धूल और इसके बीच में इजराइल की फौज के जवानों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। माना जा रहा है कि इजराइल ये तैयारी इसलिए कर रहा है ताकि अगले 2-3 दिन में वो गाजा में घुसकर हमास का सफाया कर सके, जिसके लिए इजराइल की सेना ने दर्जनों तोपों को मैदान में उतार दिया। जंग के बीच जब न्यूज 18 की टीम गाजा बॉर्डर के करीब पहुंची तो वहां कई तोपें नजर आईं और गाजा बॉर्डर के करीब इजराइल की वो तोपें हमले के लिए तैयार दिखाई दी। वहां पर इजराइल की सेना ने अपनी दर्जनों तोपों को तैनात कर जमीन से भी हमास को सबक सिखाने की ठान ली। गाजा और इजराइल के बॉर्डर पे इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें हमारे पीछे। हम युद्ध भूमि में हैं और युद्ध भूमि से आपको तस्वीरें दिखा रहे। एक तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान आसमान से हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में उसकी मदद के लिए अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच चुका है। यानी हमास के लड़ाकों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आसमान, समंदर और जमीन, तीनों मोर्चों पर इजराइल ने उसे घेरने की तैयारी कर ली। और इजराइल की सेना ने वहां के लोगों को 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने का फरमान सुना दिया। यही नहीं, इजराइल की सेना ने लोगों से कहा कि वो ह्यूमन शील्ड न बने और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। मतलब ये बात तो तय है कि इजराइल की सेना गाजा में कुछ बड़ा करने वाली है और गाजा पट्टी में बर्बादी का ऐसा दौर शुरू होने वाला है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
लेकिन इससे पहले इजराइल की सेना ने फरमान जारी कर दिया जिसमें उसने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। इससे पहले इजराइल ने गाजा भेजी जाने वाली सारी मदद रोक दी। साथ ही गाजा को दी जाने वाली पानी और बिजली की सप्लाई भी काट दी गई और गाजा के लोगों से बोल दिया गया कि वो हमास के लिए ह्यूमन शील्ड की तरह काम न करें। इजराइल ने अचानक ये ऐलान इसलिए किया क्योंकि वो रिहायशी इलाकों में बनी सुरंगों को निशाना बना रहा है। जहां मिसाइलें गिरने पर हमास के आतंकी तो मारे जाएंगे ही, आम लोगों की भी जान जाएगी। और इसीलिए इजराइल ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद गाजा में खलबली मच गई। लोगों को समझ नहीं आया कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि इजराइल ने 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने का फरमान सुना दिया, क्योंकि उसे लगता है कि हमास गाजा के लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजराइल की सेना को हमास के लड़ाकों को मारने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उसका मकसद हमास को खत्म करना है, आम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं। लेकिन गाजा शहर में चल रही भयंकर जंग में बच्चों और महिलाओं समेत आम लोगों की मौत भी हो रही है। यही नहीं, इजराइल को लगता है कि वो हमास के लिए ह्यूमन शील्ड बन रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमास के लड़ाके गाजा के आम लोगों को सामने करके पीछे से वार कर रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है। क्योंकि जंग के दौरान दुश्मन खुद को बचाने के लिए ऐसे लोगों को सामने कर देता है जिससे दूसरे पक्ष की दुश्मनी नहीं होती और वो उन पर वार नहीं करना चाहता। ऐसे ही लोगों को ह्यूमन शील्ड कहा जाता है, जो ना चाहते हुए भी जंग का हिस्सा बन जाते हैं और दुश्मन के हथियार बन जाते हैं। वैसे 1977 में इस तरह की रणनीति को वॉर क्राइम की कैटेगरी में रख दिया गया था, यानी आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाने को युद्ध अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया था। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाके इन नियमों को नहीं मानते और अपनी जान बचाने के लिए गाजा के लोगों की बलि चढ़ा देते हैं, और इसीलिए उसने लोगों से उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए बोल दिया, जिस पर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र में ठन गई, क्योंकि इजराइल का फरमान सुनते ही संयुक्त राष्ट्र भड़क गया और उसने उत्तरी गाजा खाली करने के फरमान पर इजराइल के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया। यही नहीं, खबर आई कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस मामले पर इजराइल के अधिकारियों से फोन पर भी बात की और इजराइल के उत्तरी गाजा खाली करने के फरमान पर ऐतराज जताया और सवाल पूछा कि यह आदेश कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे में यह करना असंभव है और इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं और इजराइल ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र की कड़ी प्रतिक्रिया आते ही संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत आग बबूला हो गए और उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र इजराइल को उपदेश दे रहा है, जबकि सालों तक उसने गाजा में आम लोगों के हालात पर आंखें मूंद रखी थी, क्योंकि हमास आम लोगों को इजराइल की ओर से दी जाने वाली बुनियादी चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही नहीं, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र को इजराइल के बंधकों को छुड़ाने पर फोकस करने की नसीहत भी दे डाली। यानी उत्तरी गाजा को खाली करने के फरमान के मुद्दे पर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र आमने सामने आ गए, क्योंकि गाजा पट्टी के इस इलाके में भयंकर जंग चल रही है, जिसमें आम लोगों की बिना किसी गलती के मौत हो रही है। यही नहीं, 4 लाख से ज्यादा लोगों को तो गाजा छोड़ना भी पड़ा। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं और इस समय गाजा पट्टी का उत्तरी हिस्सा बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि यह इजराइल के दक्षिणी हिस्से के सामने है, जहां इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती शुरू हो चुकी है। यही नहीं, इजराइल के करीब 3 लाख सैनिक उत्तरी गाजा के पास पहुंचने वाले हैं। वैसे गाजा पट्टी की पूर्वी सीमा पर भी इजराइल बैठा है और पश्चिम में भूमध्य सागर है, जहां इजराइल का कब्जा है, जबकि गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण में मिस्र के साथ लगती है, जो ब्लॉक रहती है, और इसीलिए इजराइल ने उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिण में जाने को कहा, क्योंकि फिलहाल वहां इजराइल हमले नहीं कर रहा है और सबसे बुरे हालात उत्तरी गाजा में, क्योंकि हमास ने वहीं से इजराइल पर हमला किया था और इसीलिए इजराइल ने वहां एक बड़े हमले का प्लान बनाया, जिससे आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई। लेकिन इजराइल ने चेतावनी तो दे दी, मगर इसका मतलब यह हुआ कि गाजा की लगभग आधी आबादी को अपने घर खाली करके निकलना ही होगा। यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि उत्तरी गाजा के 10 लाख से ज्यादा लोग इतने कम वक्त में वहां से कैसे निकल पाएंगे। खुद संयुक्त राष्ट्र ने भी कह दिया कि इजराइल की चेतावनी को मानना नामुमकिन है, क्योंकि गाजा के लोगों में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और इजराइल की बमबारी में घायल लोग भी शामिल हैं। इजराइल का ऑर्डर मानने का मतलब है कि गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों को दक्षिणी हिस्से में पहुंचने के लिए 24 घंटे के अंदर लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। उत्तरी गाजा के लोग वहां से निकल भी गए तो वो भागकर जाएंगे कहां? गाजा की कुल आबादी ही 23 लाख के करीब बताई जाती है। उसमें अगर उत्तरी गाजा की आधी आबादी दक्षिणी गाजा में पहुंच जाएगी तो वो वहां रहेगी कैसे? छोटे से गाजा में घनी आबादी की वजह से वैसे ही जगह की भयानक कमी है। दूसरी बात यह कि गाजा के लोग गाजा छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि गाजा उत्तर और पूर्व में इजराइल से घिरा है। उसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिस पर इजराइल का ही कंट्रोल है। बची दक्षिण दिशा, तो वहां भी लोगों के आने जाने के लिए सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, रफा क्रॉसिंग, जो मिस्र से लगती है, और वो भी गाजा के लोगों के लिए बंद है। और इसी समस्या के निपटारे के लिए अमेरिका ने मिस्र से बातचीत करने का भरोसा दिया,
क्योंकि मिस्र इकलौता ऐसा देश है जो इस वक्त गाजा में मौजूद बेगुनाहों को वहां से निकलने का रास्ता दे सकता है। और इसी वजह से अमेरिका ने मिस्र से इस मामले में बातचीत पर हामी भरी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका ने मिस्र से इस मामले में मदद की गुहार लगाई ताकि कम से कम वहां फंसे विदेशी नागरिकों को गाजा से निकलने का रास्ता मिल सके। और ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा और मिस्र के बीच मौजूद राफा सीमा ही वहां के लोगों के निकलने के लिए इकलौता रास्ता बचा है। लेकिन इजरायल की बमबारी की वजह से मिस्र ने इसे बंद कर दिया था और अब जब इजरायल ने गाजा को खाली करने का फरमान सुनाया तो वहां मौजूद विदेशी नागरिकों की जान पर बनाई, जिसके बाद अमेरिका ने राफा बॉर्डर खोलने के लिए मिस्र से मदद मांगी। इस दौरान उसने इजरायल की तरफ से ये गारंटी भी दी कि जब तक वहां से लोगों को निकालने का काम जारी रहेगा तब तक इजरायल वहां एक भी बम नहीं गिराएगा। और माना जा रहा है कि एक बार गाजा से ये लोग निकल गए तो इजरायल वहां बारूद की बारिश कर देगा। लेकिन गाजा में घुसकर हमला करना इजरायल के लिए उतना आसान भी नहीं होगा जितना वो सोच कर बैठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा हमास का गढ़ है, मतलब वहां के चप्पे चप्पे पर हमास के लड़ाके मौजूद होंगे। और ऐसे में इजरायल के सैनिकों का गाजा में घुसना सीधे मौत को दावत देने जैसा होगा। असल में गाजा एक घना रिहायशी इलाका है और वहां की इमारतें कई साल पुरानी हैं, जिनके बीच से गुजरने वाला रास्ता इतना संकरा है कि उससे इजरायल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां निकल ही नहीं पाएंगी। मतलब वहां से सैनिकों को पैदल गुजरना होगा। लेकिन डर यह है कि हमास वहां के रास्तों पर आईईडी और विस्फोटकों का जाल भी बिछा सकता है। एक आशंका यह भी जताई गई कि हमास इन इमारतों में स्नाइपर बैठाकर इजरायल के सैनिकों पर वार कर सकता है और इस इलाके में जानबूझकर हमास ने एक सी इमारतें बनाई हैं ताकि दुश्मन के सैनिकों को भटकाया जा सके। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इजरायल की सेना गाजा में घुसी तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हो सकता है कि ये सब हमास का बिछाया एक जाल हो। मतलब हमास खुद ही ये चाहता हो कि इजरायल की सेना गाजा में जमीन के रास्ते एंट्री ले ताकि वहां घुसने वाले सैनिकों को वो आसानी से निशाना बना सके। और इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी नेतन्याहू को जमीन के रास्ते हमला न करने की सलाह दी। पुतिन ने आशंका जताई कि अगर नेतन्याहू की सेना ने जमीन के रास्ते गाजा में घुसने की कोशिश की तो वहां भयंकर तबाही मच जाएगी और इतनी लाशें बिछेंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा घनी आबादी वाला इलाका है। अनुमान है कि गाजा के उस छोटे से इलाके में लाखों लोग रहते हैं। ऐसे में अगर इजरायल की सेना वहां घुसी तो हमास के लड़ाकों के अलावा कई मासूम लोगों की जान भी जाएगी। और पुतिन का मानना है कि ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा होगी जो जंग की वजह से बेमौत मारे जाएंगे। И уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа. यही वजह रही कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नेतन्याहू को धमकी भरे लहजे में यह साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर गाजा पर हमला न करें। लेकिन इजरायल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। खबर है कि गाजा में घुसकर हमास को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी इजरायल की फौज की एक खास टुकड़ी को सौंप दी गई जो अपने खूंखार रवैये के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इजरायल की इस भीषण टुकड़ी का नाम सैयरत मत्कल है, जिसके लड़ाके दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही जाने जाते हैं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक उसकी सेना की इस टुकड़ी के सैनिक सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं करते बल्कि उन्हें खुफिया एजेंट बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब इजरायल के इन सैनिकों को शारीरिक ट्रेनिंग के साथ ही मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत बनाया जाता है। इसके अलावा ये दुश्मन के इलाके से अपने लोगों को निकालने में भी माहिर माने जाते हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेतन्याहू ने गाजा के ऑपरेशन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी इस टुकड़ी को दी, जो पहले गाजा में घुसकर इजरायल की सेना के लिए रास्ता खोलने का काम करेगी और फिर वहां फंसे बंधकों को छुड़ाकर वापस इजरायल लाने के बाद ही रुकेगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़ी। खबर है कि इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने हमास के साथ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस चरमपंथी संगठन के बड़े नेता शेख नईम कासिम ने बेरूत में एक रैली के दौरान इजरायल के खिलाफ जंग में उतरने की घोषणा की। हिजबुल्लाह के इस ऐलान के बाद इजरायल की परेशानी बढ़ गई क्योंकि उसे एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। हमास गाजा पट्टी से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अब लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह इजरायल पर मिसाइलों की बारिश करेगा। हालांकि इजरायल ने इस खतरे को भांपते हुए पहले ही अपनी उत्तरी सीमा यानी लेबनान बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, उधर लेबनान से क्या खबर आ रही है? देखिए किशोर, हिजबुल्लाह के नेता ने तो ये ऐलान कर दिया कि वो पूरी तरह से तैयार है और हमास पर अगर किसी तरह से गाजा पट्टी में घुसने की तैयारी की जाती है या अमेरिका इस पूरी लड़ाई में आता है तो हिजबुल्लाह भी इस पूरे जंग के मैदान में कूद पड़ेगा। लेकिन अगर किशोर ऐसा होता है, इजरायल ने अपनी तैयारी उत्तर बॉर्डर पे कर ली है, अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में घुसता है तो मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा, दूसरे देश भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन हिजबुल्लाह भी अपनी तैयारी कर चुका है, इजरायल भी अपनी तैयारी कर चुका है, अमेरिका भी तैयारी कर चुका है। अगला कदम इस पर निर्भर करेगा कि गाजा के अंदर ग्राउंड से इजरायल की सेना कब घुसती है। पीछे हमारे गाजा है किशोर, एक बार आपको दिखा दे, वो जो आप देख रहे हैं बिजली जो जल रही है, इस वक्त हम अकेले यहाँ मौजूद हैं।
वो जो बिजली जल रही है वही गाजा है, पूरा का पूरा गाजा क्षेत्र। और दूसरी तरफ आप धमाका होता हुआ लगातार देख रहे होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अभी आपको इस वक्त 7 बजने को है, लेकिन हर तरफ से आपको वो तस्वीर पहुंचा रही है, चाहे उत्तर की बात करें या दक्षिण की बात करें, युद्ध का पूरा आकलन आप तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इजराइल की मुसीबत तब और बढ़ गई जब ईरान ने भी उसे खुली धमकी दे दी। इजराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकी तो लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ जंग का बिगुल बजा देगा। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। इस जंग में हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है और दावा किया जा रहा है कि वो भी रह रहकर लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि ईरान का दावा है कि हिजबुल्लाह खुलकर जंग में नहीं उतरा है, लेकिन इजराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने ये चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकती तो हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर देगा। जबकि इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। और एक रोज पहले ही उसने वहां आसमान से पर्चे गिराकर लोगों को बंकरों में जाने की चेतावनी दी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल हमास का सर्वनाश करने के लिए गाजा पट्टी पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान उसे हिजबुल्लाह का डर दिखाकर गाजा पट्टी पर बमबारी से रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसका असर यह हुआ कि उधर दक्षिणी सीमा के बाद इजराइल के टैंक उसके उत्तरी बॉर्डर पर भी तैनात कर दिए गए, क्योंकि हमास के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की धमकी दे डाली है। यही नहीं, उसने उत्तरी इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें भी दागी, जिसके जवाब में इजराइल ने भी बमबारी की। नतीजा यह हुआ कि उत्तरी इजराइल में युद्ध की आहट सुनाई देने लगी और सायरन बजने लगे। इस बीच इजराइल की सेना के टैंक उत्तरी इजराइल के किरियात श्मोना पहुंच गए। टैंकों पर सवार सैनिक लेबनान की सीमा पर हो रही हरकत पर नजर रखते दिखे, तो वहीं इजराइल के हेलीकॉप्टर भी उसके उत्तरी बॉर्डर की निगरानी करते नजर आए। यानी इजराइल में जंग का एक और मोर्चा तैयार हो गया, क्योंकि जिस किरियात श्मोना शहर में सेना के टैंक पहुंचे वहां की आबादी करीब 25,000 है, जिनमें ज्यादातर लोग यहूदी समुदाय के हैं, जिन्हें लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह निशाना बना सकता है। यही वजह रही कि इजराइल की सेना ने बयान जारी किया कि लेबनान से इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। साथ ही उसने बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह दिया और यह साफ कर दिया गया कि वो तब तक वहां से न लौटें जब तक उन्हें लौटने का आदेश न दिया जाए, क्योंकि हमास के बाद हिजबुल्लाह भी सक्रिय हो चुका है। उसने उत्तरी इजराइल में बमबारी शुरू कर दी है। यही नहीं, इजराइल की सेना ने बयान जारी किया कि लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह बार बार उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहा है, जिसके बाद उसने उत्तरी इजराइल के मेतुला, बेतशियोन, स्फा और तिबेरिया शहरों में अलर्ट जारी कर दिया। ये सभी शहर लेबनान की सीमा के बहुत नजदीक हैं, जहां के लोगों से अगले आदेश तक सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए बोल दिया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके आक्रामक हो गए हैं, खासकर तब जब इजराइल की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में उसके 3 लड़ाके मारे गए, जिसके बाद उन्होंने रात में कई रॉकेट दागे जो आसमान में आतिशबाजी की तरह नजर आए। जिसके बाद इजराइल ने आशंका जता दी कि उत्तरी इजराइल पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि इस बात की आशंका जताई गई कि हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह भी जंग में कूद जाएगा, जिसका सीधा मतलब होगा विनाश, क्योंकि 1982 में वजूद में आए लेबनान के इस चरमपंथी संगठन को हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक माना जाता है और इसे भी हमास की तरह ईरान का समर्थन हासिल है। असल में ईरान हमास और हिजबुल्लाह को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये दोनों चरमपंथी संगठन इजराइल की सीमा पर मौजूद हैं और दोनों उसका वजूद तक मिटा देना चाहते हैं। हमास गाजा पट्टी से इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान से उसके लिए मुसीबत खड़ी करता है। और दावा है कि इजराइल के उत्तरी मोर्चे में लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह किसी भी वक्त जंग में उतर सकता है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध में हमास के साथ उतरा तो इजराइल में कोहराम मच जाएगा, क्योंकि लेबनान सीमा पर उसके लड़ाके टैंक और मिसाइलों के साथ जंग में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट और मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला तो इजराइल में मौत तांडव करेगी और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए हमास से भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए इजराइल ने लेबनान सीमा के पास अपनी सेना को तैनात करना शुरू कर दिया, ताकि हिजबुल्लाह के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया सके। हालांकि उसने इजराइल के खिलाफ जंग का बिगुल नहीं बजाया है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलान हाइट्स पर रॉकेट से हमला कर हमास का समर्थन किया था। ये इलाका पहले सीरिया का था, जिस पर इजराइल ने 1967 की जंग में कब्जा कर लिया था और इसके करीब 15 साल बाद लेबनान में गृह युद्ध के दौरान 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना हुई थी, जिसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास 1.25 लाख मिसाइलें और 45,000 लड़ाके मौजूद हैं। और इन लड़ाकों ने इजराइल के आसपास के देशों में डेरा डाल रखा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकाने सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि सीरिया, जॉर्डन और इराक में भी है। मतलब इस चरमपंथी संगठन ने इजराइल को घेर रखा है और इसी वजह से इजराइल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
इस बीच यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में हूथी विद्रोहियों ने मार्च निकाला और इजरायल पर हमास के हमले को सही ठहराया। आरोप है कि हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूथी विद्रोहियों को भी ईरान से हथियारों की सप्लाई होती है, जिनके दम पर उसके लड़ाकों ने यमन की सरकार तक को उखाड़ फेंका। आरोप है कि ईरान के उकसावे के बाद हूथी लड़ाके लगातार सऊदी अरब को भी अपना निशाना बनाते हैं और इसी वजह से ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। लेकिन हमास के इजरायल पर हमले के बाद यमन की सत्ता पर कब्जा जमा चुके हूथी विद्रोहियों ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। यमन की राजधानी सना से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में हूथी विद्रोही शहर की सड़कों पर बैंड बाजे की धुन पर मार्च करते दिखाई दिए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें हूथी लड़ाके खतरनाक हथियारों से लैस दिखे। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरह हूथी विद्रोही भी हमास के समर्थन में इजरायल के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं और इसीलिए इन चरमपंथी संगठनों से निपटने के लिए इजरायल ने ऑपरेशन ट्रिपल एच शुरू कर दिया, जिसमें पहले एच का मतलब है हमास, दूसरे का हिजबुल्लाह और तीसरे एच का मतलब है हूथी। और ये तीनों चरमपंथी संगठन इस वक्त इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ईरान के इशारे पर इजरायल को मिटाने की जिद पर अड़े हैं। इसीलिए इजरायल ने इन तीनों एच यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहियों से निपटने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन ट्रिपल एच शुरू कर दिया, क्योंकि इन तीनों चरमपंथी संगठनों के पीछे ईरान खड़ा है, जो न सिर्फ इन्हें इजराइल के खिलाफ भड़काता है बल्कि हमले के लिए घातक हथियार भी देता है। क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान का मकसद इजरायल को खत्म करना है। पिछले 16 साल से हमास का गाजा पट्टी पर कब्जा है, जो इजरायल को मिटा देना चाहता है। इसी तरह हिजबुल्लाह भी इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता है, जबकि यमन के हूथी विद्रोही भी ईरान के इशारे पर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। हालांकि इजरायल के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है, इसलिए वो हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा और उसने गाजा पट्टी में 24 घंटे के अंदर हमास के हजारों ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि उसने हर उस इमारत को निशाना बनाया जहां उसे हमास के लड़ाकों का घर या फिर हथियारों का ठिकाना होने का शक था और उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए इजरायल ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और 24 घंटे में गाजा शहर की एक दो नहीं बल्कि 3600 इमारतों को एक एक करके उड़ा डाला, जिनमें गाजा शहर की कई ऊंची ऊंची इमारतें भी शामिल थी, जिन पर इजरायल की सेना ने बम गिराए और देखते ही देखते वो खत्म हो गई। इजरायल की सेना ने इस हमले का वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी कि गाजा में उसके लड़ाकू विमानों ने 1 मिनट के अंदर हमास के 12 ठिकानों को उड़ाया। यानी इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए ऐसी रफ्तार पकड़ी कि गाजा का हुलिया ही बदल गया। एक वीडियो में तो हमास के एक ठिकाने पर बहुत नजदीक से हमला हुआ और पलक झपकते ही वो धुआं धुआं हो गया। यानी इस बार इजरायल के लड़ाकू विमान पूरी तैयारी से गाजा में घुसे, जिसके बाद उन्होंने हमास के ठिकानों के साथ जैसा चाहा वैसा सलूक किया और इजरायल के मुताबिक बीते 6 दिनों में इन्हीं विमानों से करीब 4 लाख किलो बारूद बरसा, जिसने गाजा को पूरी तरह दहला दिया। यानी हमास के हमले के बाद इन 6 दिनों में इजरायल की सेना ने इतने बम बरसाए कि गाजा का कोना कोना कांप उठा और जंग के 7वें दिन भी इजरायल ने हमास पर जमकर हमले किए। हमास के हमले के बाद से ही इजरायल की सेना उसके ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, जिसके लिए उसने हमास के लड़ाकों की तलाश में गाजा के हर हिस्से को निशाना बनाया। इस बीच इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने पिछले 6 दिन में गाजा पर 6000 बम गिराए। दावे के मुताबिक इजरायल की सेना ने हमास के खिलाफ गाजा में 4 लाख किलो बारूद का इस्तेमाल किया। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर 5000 रॉकेट दागकर तबाही मचा दी थी। इसके बाद इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई थी, जिसमें इन 7 दिनों में दोनों तरफ के 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि इजरायल की सेना ने जंग के 7वें दिन हमास की कमांडो फोर्स नचाबा के 5 ठिकानों को उड़ा दिया। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि जंग के 7वें दिन हमला करने से पहले ही टारगेट चुन लिए गए थे, जो 1-2 नहीं बल्कि 700 से ज्यादा थे, जिनमें नचाबा के कई ठिकाने भी शामिल थे, जिन्हें इजरायल की सेना ने चुन चुन कर उड़ा डाला। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें गाजा शहर की कई ऊंची इमारतों पर एक एक करके बम गिराए गए। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने केवल रात में हुए हमले में हमास के 700 ठिकानों को खत्म कर दिया, जिसमें हमास के लड़ाकों के घर और दफ्तर समेत ट्रेनिंग सेंटर और कम्युनिकेशन सेंटर शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिन 750 ठिकानों को रात के अंधेरे में टारगेट किया गया, उनमें हमास की कमांडो फोर्स नचाबा के 5 ठिकाने भी शामिल थे, जिन्हें इजरायल के एक जबरदस्त वार ने मिट्टी में मिला दिया। एक दिन पहले भी इजरायल ने नचाबा के ठिकानों को ही टारगेट किया था और गाजा में उसका मुख्यालय उड़ा दिया था। यही नहीं, हमले में नचाबा का एक बड़ा लड़ाका मोहम्मद अबू शमला मारा गया था और गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में बसे रफा शहर में बना उसका घर भी तबाह कर दिया गया था, क्योंकि मोहम्मद अबू शमला का घर हमास के हथियारों का ठिकाना था, जहां से दक्षिणी इजरायल को टारगेट किया गया।
यही नहीं, रात में नचाबा के जिन 5 ठिकानों को खत्म किया गया वहां से भी इजराइल पर मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद गाजा की तबाही की शुरुआत हो गई। और लगातार 7वें दिन इजराइल पर दिन और रात में हमले हुए, जिसमें इजराइल के निशाने पर हमास के सुरंग वाले ठिकाने थे, क्योंकि इजराइल ने दावा किया कि हमास ने इस बार जो खतरनाक हमला किया उसमें गाजा में बनी सुरंगें उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। और इसीलिए इजराइल की सेना गाजा शहर में बनी सुरंगों का विनाश करने लगी। इजराइल की सेना ने बताया कि उसने हमास के 12 ऐसे ठिकानों को ढूंढ निकाला जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उसके मुताबिक उसने जिन ऊंची ऊंची इमारतों पर बमबारी की उनके नीचे कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनी थी, जिनके रास्ते हमास के आतंकियों ने घुसकर खुलकर हैवानियत की। इजराइल ने दावा किया कि हमास के ऐसे ठिकानों को बर्बाद करने के लिए वो अब तक गाजा पट्टी में 6000 बम गिरा चुका है, जिसमें हमास के हजारों ठिकाने खत्म हो चुके हैं, जिनमें हमास की लाइफलाइन मानी जाने वाली सैकड़ों सुरंगें खत्म हो गई, जिससे हमास की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, क्योंकि दक्षिणी इजराइल से लगी गाजा पट्टी में हमास ने सुरंगों का जाल बिछाया हुआ था, जिसे हमास का अंडरग्राउंड शहर भी कहते हैं, और इसे कुछ इस तरह छिपाया गया कि इजराइल की सेना को इसकी भनक तक न लगे। लेकिन हमास की जड़ें खोदने में जुटे इजराइल ने इस बार हमास की उन्हीं सुरंगों को टारगेट किया। हालांकि गाजा पट्टी केवल 45 किलोमीटर लंबी है, इसलिए इजराइल की सेना इस बात की सही जानकारी नहीं दे पाई कि उसने हमास की कितनी लंबी सुरंगों को उड़ाया, क्योंकि हमास ने 45 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी में जो सुरंगें बनाई हैं वो केवल गाजा पट्टी में नहीं बल्कि दक्षिणी इजराइल तक आती हैं। इजराइल का कहना है कि इन्हीं सुरंगों से हमास के आतंकियों ने इजराइल में एंट्री की। इजराइल ने यह भी दावा किया कि हमास ने जमीन के अंदर जो सुरंगें बनाई उनके कई दरवाजे हैं जो गाजा शहर के स्कूलों, मस्जिदों, अस्पतालों और सरकारी इमारतों में खुलते हैं, क्योंकि इजराइल की सेना आम लोगों को निशाना नहीं बनाती, जिसका हमास के लड़ाकों ने फायदा उठाया और सुरंग के अंदर आतंक का शहर बसा लिया, जिसमें हथियार, गोला बारूद और मिसाइलें इकट्ठा की गईं और फिर इजराइल को दहलाया गया। इजराइल का कहना है कि गाजा के आम लोगों की मदद के लिए वहां से जो लोहा, सीमेंट, लकड़ी और दूसरा सामान गाजा पट्टी भेजा जाता है, हमास उसका इस्तेमाल सुरंगें बनाने में करता है। यानी कि इजराइल के ही सामान से उसने उसकी बर्बादी वाली सुरंगें बनाई, जिन्हें इजराइल ने खत्म करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल की सेना ने गाजा की सीमा के करीब बने हमास के अड्डों पर धावा बोल दिया और वहां हमास के लड़कों के कब्जे से कुछ बंदूकों को छुड़ाने का दावा भी किया। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास ने कई लोगों को बंधक बना लिया था और इजराइल की सेना को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि कुछ बंधकों को हमास ने सीमा के पास बने एक ठिकाने में रखा है, उसने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने अपने इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक हमास के ठिकाने पर जोरदार फायरिंग करते दिखाई दिए। इजराइल के सैनिक हमास के उस ठिकाने के चप्पे चप्पे पर धावा बोलते दिखाई दिए। इस दौरान वो वहां ताबड़तोड़ फायरिंग भी करते रहे। इजराइल के मुताबिक उसके सैनिकों ने वहां से हमास के कुछ लड़ाकों को पकड़ा, साथ ही उसने कुछ बंधकों को छुड़ाने का भी दावा किया। लेकिन हमास ने आरोप लगाया इजराइल ने गाजा में बम बरसाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हमास के मुताबिक गाजा में इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया उसकी वजह से वहां मौजूद इजराइल के ही 13 बंधकों की जान चली गई। और इजराइल की चिंता तब और बढ़ गई जब हमास ने दावा किया कि इन बंधकों में कई विदेशी नागरिक भी थे। मतलब हमास ने इजराइल पर उसके लोगों के साथ ही कई विदेशियों को भी मौत की नींद सुलाने का आरोप मढ़ दिया, क्योंकि उसके मुताबिक गाजा में मौजूद इन 13 शरणार्थियों की जान इजराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से गई, जो इजराइल ने हमास से बदला लेने के इरादे से की। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वहां की वायुसेना ने एक रात में हमास के करीब 750 ठिकानों पर हमले बोले। इसके लिए वहां आसमान से जोरदार बमबारी की गई, जिसके बाद हमास ने यह आरोप लगाया कि इजराइल ने बदले की आग में अपने ही शरणार्थियों को जला डाला। इस बीच इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाके गाजा की रिहायशी इमारतों को हमले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद इजराइल की सेना ने उस इलाके पर हमला कर उन इमारतों को तबाह कर दिया। हमास के खिलाफ इस कार्रवाई का इजराइल ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजराइल की सेना गाजा के उस इलाके में रिहायशी इमारतों पर हवाई हमले करती दिखाई दी। उसने वहां एक के बाद एक कई बम गिराए और उस इलाके की दर्जनों रिहायशी इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि गाजा में रिहायशी इमारतों की छतों को हमास के लड़ाके लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा किया गया कि यहीं से हमास ने हथियारों से लैस ड्रोनों को हमले के लिए इजराइल भेजा था। पिछले दिनों इजराइल पर हमले के लिए हमास ने हथियारों से लैस ड्रोनों का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से उस खुफिया रिपोर्ट के दावे के बाद इजराइल की सेना ने गाजा की उन रिहायशी इमारतों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया, जिन पर हमास के ठिकाने होने का शक था। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास के लड़ाके कहीं और नहीं बल्कि इजराइल की नाक के नीचे ही इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन न तो इजराइल की सेना को इसकी भनक लगी और न ही वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद को इसके बारे में कुछ पता चला। CNN के मुताबिक हमास का यह ट्रेनिंग कैंप इजराइल की सीमा के बेहद करीब मौजूद था। यानी इजराइल की सीमा के करीब हमास के लड़ाके खतरनाक हथियारों के साथ हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे।
लेकिन इजराइल की सेना और मोसाद इससे अनजान थे। CNN के मुताबिक हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग का जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया वो दिसंबर 2022 का यानी करीब 1 साल पहले का है। वीडियो में हमास के लड़ाके रॉकेट दागते और नकली इजरायली इमारतों को घेरते हुए कैदियों को पकड़ने की ट्रेनिंग लेते दिखे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमास का ये ट्रेनिंग कैंप इजराइल और गाजा के बीच एरेस क्रॉसिंग के करीब था। ये जगह गाजा पट्टी के उत्तरी छोर पर मौजूद है, जहां पर एक चेक पॉइंट भी बनाया गया था जहां से पैदल आने जाने का रास्ता था। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने उस चेक पॉइंट को भी नेस्तनाबूद कर दिया था। ट्रेनिंग के एक दूसरे वीडियो में हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर के साथ टेक ऑफ, लैंडिंग और हमले का अभ्यास करते नजर आए और CNN के मुताबिक जैसी ट्रेनिंग हमास के लड़ाकों ने ली थी वैसे ही हमले को 7 अक्टूबर को अंजाम भी दिया गया। और अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का साथ देने पर भड़के अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ा झटका दे दिया। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को दिए जाने वाले $600 करोड़ यानी 50,000 करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया। यानी अमेरिका ने बिना हथियारों का इस्तेमाल किए ही ईरान पर बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी, क्योंकि द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने कतर से साफ तौर पर कह दिया कि वो ईरान को दिए जाने वाले फंड को तुरंत रोक दे। हालांकि ईरान की मीडिया ने दावा किया कि ऐसा कोई फैसला अमेरिका की तरफ से नहीं लिया गया। पिछले महीने ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में ईरान के रोके गए फंड को कतर के सेंट्रल बैंक के जरिए लौटाने का फैसला किया था और $600 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 50,000 करोड़ रुपए दक्षिण कोरिया से कतर के सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर भी कर दिए गए थे। लेकिन इजराइल पर हमास के हमले के बाद अमेरिका बुरी तरह भड़क गया और कतर के अधिकारियों को आदेश दिए कि वो ईरान को फंड न दें, क्योंकि इजराइल को नक्शे से मिटा देने का सपना देखने वाले ईरान ने हमास के हमले का समर्थन किया था और खुलकर जश्न मनाया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ा झटका देते हुए फंड रोकने का फैसला ले लिया, क्योंकि आशंका यह जताई गई कि ईरान $600 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 50,000 करोड़ रुपयों की इस रकम का इस्तेमाल हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों के लिए हथियार खरीदने और आतंकवाद फैलाने के लिए करेगा। इस बात की आशंका अमेरिका ने तब भी जताई गई थी जब बाइडेन सरकार ने ईरान के सीज किए हुए इस फंड से रोक हटाने का फैसला लिया था। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाइडेन पर आतंकवादियों की मदद करने के आरोप लगा दिए थे, क्योंकि ट्रंप ने ही ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए 2019 में बेहद सख्त प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उस समय दक्षिण कोरिया पर ईरान का $600 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 50,000 करोड़ रुपए का बकाया था और अमेरिका के प्रतिबंध के बाद दक्षिण कोरिया ने वो फंड ईरान को नहीं लौटाया। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान का करीब 41 लाख करोड़ रुपया अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में रोका गया था। और पिछले महीने अमेरिका की तरफ से रिलीज किया गया 50,000 करोड़ रुपया इसी फंड का हिस्सा था, जिसके बदले में ईरान ने अमेरिका के 5 कैदियों को रिहा किया था। लेकिन इजराइल और हमास की जंग की वजह से बात बिगड़ गई और अमेरिका ने ईरान का फंड रोक दिया, क्योंकि 7 अक्टूबर को जिस तरह जमीन, आसमान और पानी के रास्ते हमास के लड़ाकों ने हमला किया था उससे साफ हो गया था कि इसकी तैयारी 1 या 2 महीने में नहीं की गई थी। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास का कमांडर और हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ 2 साल से इस बड़े हमले की प्लानिंग में जुटा था और अपने लड़ाकों को गाजा पट्टी में हर तरह की ट्रेनिंग दिलवा रहा था। CNN के मुताबिक बीते 2 साल से गाजा पट्टी में 6 जगहों पर हमास के ऐसे ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। 2 कैंप गाजा के उत्तरी हिस्से में इजराइल की सीमा के करीब, जबकि एक कैंप गाजा शहर के पास चलाया जा रहा था। CNN के मुताबिक हमास के 3 और ट्रेनिंग कैंप गाजा के दक्षिणी हिस्से में मिस्र की सीमा के करीब चलाए जा रहे थे, जिनमें हमास के उन खूंखार लड़ाकों को तैयार किया जा रहा था जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल को दहला दिया था। CNN के मुताबिक 2021 में मुसलमानों के पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल के हमले के बाद ही हमास कमांडर मोहम्मद दईफ ने अपने लड़ाकों को तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसका खमियाजा पूरे इजराइल को भुगतना पड़ा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिस हमास कमांडर मोहम्मद दईफ ने इतने बड़े हमले की साजिश रची वो बीते 34 साल से बदले की आग में जल रहा है और इजराइल से बुरी तरह नफरत करता है। रॉयटर्स के मुताबिक 2021 में अल अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के बाद ही मोहम्मद दईफ इजराइल से बदला लेने की प्लानिंग में जुट गया था। इसी दौरान इस साल अप्रैल महीने में अल अक्सा मस्जिद में दोबारा इजराइल पुलिस के घुसने की घटना ने आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद 34 साल से मोहम्मद दईफ के सीने में दबी बदले की चिंगारी 7 अक्टूबर को एक भयानक आग के रूप में भड़की और पूरे इजराइल को दहला दिया। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल पर हमले के दौरान मोहम्मद दईफ ने जो ऑडियो टेप जारी किया उसमें उसने इजराइल ही नहीं पश्चिमी देशों को भी खुली धमकी दी थी और दो टूक कहा था कि फिलिस्तीन के साथ हुए अन्याय की कीमत पश्चिमी देशों को भी चुकानी होगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मोहम्मद दईफ को 1979 में पहली बार इजराइल की सेना ने गाजा से पकड़ा था और 16 महीने तक जेल में रखा था, जिसके बाद वो फिलिस्तीन में एंटी इजराइल कैंपेन का पोस्टर बॉय बन गया था।
बाद में उसने बम बनाने की ट्रेनिंग ली और गाजा में सुरंगों का जाल बिछाने का काम किया। और बीते 34 साल से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए मोहम्मद दईफ सिरदर्द बना हुआ है। दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने वाली मोसाद ने 7 बार मोहम्मद दईफ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। और एक बार फिर मोसाद को चकमा देकर मोहम्मद दईफ गाजा की सुरंगों में छिप गया, जिसकी तलाश में मोसाद के साथ इजराइल की सेना दिन रात जुटी है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमेशा छिपकर रहने वाले और इजराइल की नाक में दम करने वाले मोहम्मद दईफ ने इस बार हमले की इतनी खुफिया प्लानिंग की थी कि मोसाद के किसी भी एजेंट को इसकी भनक तक नहीं लगी। CNN के मुताबिक हमास के कुछ लड़ाकों ने गाजा और इजराइल की सीमा पर लगी कटीली तारों को काट कर रास्ता बनाया। कुछ ने समुद्र का रास्ता चुना तो कुछ पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल में कूद पड़े, जबकि इजराइल ने अपनी सीमा पर तारों की बाड़बंदी के अलावा हाईटेक कैमरे, रेडार और सेंसर लगा रखे हैं। लेकिन इन सभी से बचते हुए हमास के लड़ाकों ने इजराइल में ऐसी तबाही मचाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन हमास के इस हमले ने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद की इमेज पर बड़ा धब्बा लगा दिया, जबकि पूरी दुनिया में मोसाद को आतंकियों की किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी ने कई बड़े ऑपरेशनों को दूसरे देशों में घुसकर अंजाम दिया और आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि इसके एजेंट अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मार देते हैं। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद को बनाया गया था। इजराइल की सरकार ने इसका गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था और बीते 74 साल में मोसाद ने एक से बढ़कर एक खुफिया मिशन को पूरा किया और अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। 1976 में मोसाद ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाकर 108 नागरिकों को अफ्रीकी देश युगांडा से सुरक्षित बचा लिया था। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान मारे गए इजराइल के 11 खिलाड़ियों का बदला करीब 20 साल तक ऑपरेशन चलाकर मोसाद ने लिया था। उधर इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच चीन में इजराइल के एक राजनयिक पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया गया, जिसका खौफ से भर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सफेद टी शर्ट में एक हमलावर इजराइल के उस राजनयिक पर चाकू से वार करता दिखाई दिया। हमलावर ने उसकी गर्दन के पास भी कई बार चाकू मारा, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। इस दौरान इजराइल के राजनयिक लोगों से जान बचाने की गुहार लगाते नजर आए, लेकिन वहां सड़क से गुजर रहे लोगों में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और वो हमलावर उन्हें जख्मी हालत में वहां छोड़कर बड़े ही आराम से भाग निकला। इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में उसके राजनयिक बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग में सरेआम हुई इस घटना पर इजराइल के विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई और इजराइल में चरमपंथी संगठन हमास के खूनी हमलों पर चुप्पी साधने वाले चीन को लताड़ लगाई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने इजराइल में बेकसूर लोगों की हत्या पर दुख तो जताया, लेकिन वो हमास का नाम लेने से भी बचता नजर आया। और इजराइल पर हमास के हमलों के बाद चीन की ओर से जो भी बयान सामने आए उनमें एक बार भी हमास का नाम नहीं लिया गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे इजराइल और फिलिस्तीन का आपसी मामला बताया और सलाह दी कि उन दोनों को बातचीत करके इसे निपटाना चाहिए। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक चीन के इसी रुख पर इजराइल ने आपत्ति जताई और हमास के हमलों की निंदा न करने पर निराशा जाहिर की। इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमास के लड़ाके सरेआम सड़कों पर बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं, ऐसे में ये समय बातचीत का नहीं है। इस बीच आरोप लगा कि चीन जानबूझकर इजराइल के बजाय हमास की तरफदारी कर रहा है। दावा किया गया कि इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल का जिगरी अमेरिका है और दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन और अमेरिका के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। दावा किया गया कि इसी बीच हमास और इजराइल की लड़ाई से चीन को पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई उम्मीद मिल गई, क्योंकि पश्चिम एशिया पर अमेरिका की पकड़ काफी मजबूत है और अमेरिका ने पिछले कुछ समय में सऊदी अरब, बहरीन और UAE जैसे देशों को इजराइल के करीब ला दिया, जिनकी इजराइल से लंबे समय से बनती तक नहीं थी। लेकिन खबर के मुताबिक चीन पश्चिम एशिया में अमेरिका को चित करना चाहता है। दावा किया, इसीलिए उसने हमास का नाम लेने से भी परहेज किया, क्योंकि पश्चिम एशिया के कई देशों ने अमेरिका के इजराइल के साथ आने के बावजूद हमास के हमलों का खुलकर समर्थन किया। दावा किया गया कि चीन उन देशों को अपने पाले में करके पश्चिम एशिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर करना चाहता है। उधर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक लगाने के बाद भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि कुछ रोज पहले ही फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद भी पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थकों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थक हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए नजर आए। प्रदर्शन में शामिल हुए कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराते भी दिखाई दिए। इस दौरान वहां नारे लगा रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। हालांकि इजराइल पर हमास के हमले में फ्रांस के कई लोगों की मौत हो चुकी है। Peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes.
Israël a le droit. कुछ रोज पहले भी पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई थी। उस दौरान हालात संभालने के लिए पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने रैली निकालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन पेरिस में हालात तब बिगड़ गए जब फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में हालात संभालने के लिए पुलिस एक्शन में आई और फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर बवाल और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें वहां से समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग प्रदर्शन करते दिखे और नारे लगाते दिखे। हालांकि आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद भी वहां इजरायल के विरोध में सड़क पर प्रदर्शनकारी डटे रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने में कई घंटों तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। खबर है कि इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की वजह से फ्रांस की मुसीबत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि पूरे यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम और यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। और जैसे ही 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने हमला बोला, फ्रांस के हालात तेजी से बदलने लगे, क्योंकि एक तरफ वहां फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोल दिया, तो दूसरी तरफ इजरायल के समर्थन में यहूदी समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए। इसी वजह से फ्रांस की सरकार ने फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थन में होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी। हालांकि इस जंग में फ्रांस इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन मुसीबत यह है कि इस युद्ध की वजह से फ्रांस के हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि वहां रहने वाले मुस्लिम और यहूदी समुदाय के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी साल अल्जीरियाई मूल के एक मुस्लिम लड़के की मौत के बाद पेरिस समेत कई शहरों में भयानक हिंसा भड़क गई थी। इसी वजह से फ्रांस को ये चिंता सताने लगी कि कहीं इजरायल और हमास के बीच जारी जंग की आग उसके शहरों तक न पहुंच जाए। इस बीच इजरायल की सेना ने हमास के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके उस ठिकाने से इजरायल के टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उसके सैनिकों ने नाकाम कर दिया। और इजरायल की सेना ने हमास के उस ठिकाने को बर्बाद करने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक घर में जोरदार विस्फोट होता नजर आया, जिसके बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। इतना ही नहीं, इजरायल ने हमास के उस ठिकाने को तबाह करने के साथ ही हमास के दूसरे ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की भी धमकी दे डाली। 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद इजरायल ने हमास को मिटा देने की कसम खाई। इसीलिए इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों को ढूंढ कर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन आरोप लगा कि इजरायल के इन हमलों में गाजा के आम लोग भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि गाजा के लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए उसने इंसानियत के नाते उत्तरी गाजा के लोगों को वहां से निकलने की चेतावनी भी दी, ताकि हमास से जंग में गाजा के मासूम लोगों पर आंच ना आए। इजरायल की सेना ने साफ किया कि उसकी लड़ाई चरमपंथी संगठन हमास के खूंखार लड़ाकों से है, न कि गाजा के आम लोगों से। गाजा के नागरिक उसके दुश्मन नहीं है। इजरायल की सेना ने अपने बयान में दो टूक कहा कि वो हमास की तरह क्रूर नहीं है जो बेकसूर लोगों का खून बहाए, इसलिए उसने उत्तरी गाजा के लोगों को इलाका खाली करने को कहा है, ताकि इजरायल की हमास से जंग में फिलिस्तीन के आम लोगों की बलि न चढ़े। क्योंकि हमास और फिलिस्तीन दोनों में एक फर्क है। फिलिस्तीन के लोग अरब मुस्लिम हैं जो अपने लिए एक आजाद देश चाहते हैं। दुनिया के सामने पीए यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उनका प्रतिनिधित्व करती है, जिसे यूएन भी मान्यता देता है। लेकिन हमास वहां का एक चरमपंथी संगठन है, जिसका मकसद इजरायल को मिट्टी में मिलाना है। और अपने इस मकसद के लिए हमास बेरहमी की किसी भी हद तक जा सकता है। वो इजरायल पर रॉकेट गिराता है, उसके लड़ाके इजरायल में घुसकर सरेआम लोगों पर हमले तक करते हैं। हालांकि हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों का मकसद एक ही है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए अलग देश बनाना, जिसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी जैसे इलाके शामिल होंगे। वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का राज है, बाकी का इलाका इजरायल के कब्जे में। वहीं गाजा पर पूरी तरह से हमास का कंट्रोल है। हालांकि मकसद एक होने के बावजूद हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के तरीके बिल्कुल अलग हैं। इसी वजह से दोनों की आपस में बनती भी नहीं। हमास घी टेढ़ी उंगली से निकालने में विश्वास रखता है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजरायल से बात करके इस मसले का हल निकालना चाहती है। वो इजरायल के साथ सहयोग करती है, लेकिन हमास तो इजरायल के वजूद पर ही सवाल उठाता है। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इजरायल के शहर तेल अवीव पहुंचे और उन्होंने वहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हमास की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से कर दी और हमास को आईएसआईएस से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर अमेरिका की तरफ से पूरा समर्थन देने का वादा किया। और इसी वादे के तहत फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास से लड़ने के लिए इजरायल को अमेरिका से जल्द ही हथियारों की दूसरी खेप मिल जाएगी, जिसकी जानकारी इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी।
ताकि इजराइल पर हमले कर रहे फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। यानी अमेरिका ने इजराइल में मारे गए अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने की तैयारी कर ली। हालांकि हमास की तरफ से शुरू किए गए हमले के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आ गया था और वो पहले ही इजराइल को एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर फाइटर जेट और दूसरे हथियार भेज चुका है। जिसके बाद एक बार फिर इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया कि जल्द ही उसे अमेरिका से हथियारों की दूसरी खेप मिलेगी, क्योंकि हमास ने इजराइल पर जमीन, आसमान और समंदर से जिस तरह धावा बोला, उसके बाद अमेरिका ने भी इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का मन बना लिया। इधर गाजा से सामने आए रॉकेट हमले के एक वीडियो ने खलबली मचा दी। इस वीडियो में एक के बाद एक कई रॉकेट चलते दिखे, जिनसे आसमान में धुएं का गुबार छा गया, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए। इन हमलों का जो वीडियो सामने आया उसमें गाजा की तरफ से एक के बाद एक कई रॉकेट बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ते नजर आए, जिससे उठने वाला धुआं आसमान में तेजी से फैलता दिखा। लेकिन इजराइल सीमा पर सुरक्षा के लिए मुस्तैद आयरन डोम ने हमास के इरादों को नाकाम कर दिया, क्योंकि आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। हालांकि गाजा से इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं। हमास के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से एक के बाद एक बारूदी हमले कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने भी गाजा को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, जिसकी वजह से ये खूनी खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसी खूनी खेल में जान गंवाने वाले अमेरिका के नागरिकों की संख्या बढ़कर 27 से ज्यादा हो गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक हमास के हमले के बाद से इजराइल में अमेरिका के 14 नागरिक लापता हैं, जिनमें ज्यादातर अमेरिकी नागरिक हमास के कब्जे में हो सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने इजराइल में फंसे अपने बाकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष विमान भेजने का ऐलान किया। इस बीच यरूशलेम में इजराइल के पुलिस वालों पर फायरिंग हो गई, जिसमें इजराइल के 2 पुलिस वाले घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। इजराइल की पुलिस ने बताया कि रात में फिलिस्तीन के एक नागरिक ने उन पर हमला कर दिया, जिसे उन्होंने मार गिराया। जिसके बाद यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में तनाव दिखा, क्योंकि इजराइल के पुलिस वालों पर अचानक हमला हुआ और 2 पुलिस वाले घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने हमलावर का एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद पूर्वी यरूशलेम की सड़क पर हमलावर की चीजें पड़ी नजर आईं। पुलिस वाले भी सावधान दिखे, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमलावर फिलिस्तीन का नागरिक था। यानी हमास से जारी जंग के बीच पूर्वी यरूशलेम में इजराइल की पुलिस पर हमला हो गया। इजराइल की पुलिस ने जानकारी दी कि हमले से पहले वहां की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई और बात बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि इजराइल के 2 पुलिस वाले घायल हो गए और फिलिस्तीन का एक नागरिक एनकाउंटर में मारा गया। क्योंकि हमास से जंग शुरू होते ही इजराइल ने अपने उन सारे इलाकों में सख्ती बढ़ा दी जहां फिलिस्तीन के नागरिक रहते हैं, लेकिन पूर्वी यरूशलेम में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों ने प्रदर्शन किया। जबकि एक दिन पहले वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना की तैनाती बढ़ाई गई थी, क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों के शरणार्थी कैंप है और पूर्वी यरूशलेम इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का हिस्सा है, जिस पर इजराइल ने 1967 की जंग के बाद कब्जा किया था। लेकिन इजराइल के कब्जे के बावजूद फिलिस्तीन भी इस पर अपना अधिकार जताता है और यरूशलेम पर हक जताता है। वैसे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही यरूशलेम को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं। मुसलमानों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद भी यही है, जबकि यहूदी दावा करते हैं कि इसी मस्जिद के परिसर में उनके मंदिर की दीवार थी, जिनमें एक आज भी वहां है। लेकिन पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के बावजूद अल अक्सा मस्जिद में यहूदी समुदाय को पूजा का अधिकार नहीं मिला, जबकि इजराइल की पुलिस वहां की सुरक्षा करती है, जिसकी वजह से वहां इजराइल की पुलिस और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच कई बार भयंकर झड़प हो चुकी है। और हमास से जंग के बीच तो वहां तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस बीच हमास के हमलों पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की चुप्पी को जर्मनी ने बेहद शर्मनाक बताया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर जमकर बरसे। उन्होंने ईरान पर भी फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की मदद करने का आरोप लगाया और 2 टूक कहा कि बिना ईरान के सहयोग के हमास इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकता। ओलाफ शोल्ज ने हमास के हमले पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को इजराइल में बच्चों और मासूमों पर किया गया हमास का हमला क्यों नहीं दिखता। हालांकि हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने गाजा में पलटवार करना शुरू किया और भारी बमबारी की, तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र से शांति बहाल करने और युद्ध को रोकने की अपील की थी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने वहां की संसद को संबोधित करते हुए यह ऐलान कर दिया कि जर्मनी हमास पर सख्त प्रतिबंध लगाएगा। इस बीच गाजा में एक इमारत पर रॉकेट दागने का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उस इमारत पर रॉकेट से हमला होता दिखाई दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया और चंद सेकंड में ही वो बड़ी सी इमारत आंखों से ओझल हो गई। देखते ही देखते वो पूरा इलाका धूल और आग से निकलने वाले काले धुएं से घिर गया। जमीन से आसमान तक हर तरफ धूल और धुएं का कब्जा नजर आया। आसपास मौजूद लोगों को धमाके की आवाज और उस हमले ने हिलाकर रख दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
कहाँ रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया। नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। न्यू फैन, यू नो इट्स वेरी पावरफुल। चारों ओर हवा पहुंचाएगा। अच्छा, नहाने के बाद सब साथ में सूखेंगे ना। Finolex boomerang ceiling fans with stylish new age designer blades. No stress, Finolex. इजराइल और गाजा की सीमा पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम के सामने इजरायली टैंकों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी गाजा की तरफ बढ़ती नजर आई, जिसका मतलब यह कि नेतन्याहू के सिर्फ एक इशारे पर गाजा में बारूद की बारिश हो जाएगी। वहां गाजा से लगने वाली सीमा के पास इजराइल की सेना तोपों से गोले दागती नजर आई। इसके अलावा इजराइल की सेना के कई खतरनाक टैंक भी गाजा की तरफ रवाना कर दिए गए। सैकड़ों की संख्या में इस तरह के बड़े बड़े टैंक उधर प्रवेश कर गए और गाजा पट्टी की तरफ बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सड़कों को बंद कर सबसे पहले सेना की गाड़ियों को निकलने की जगह दी गई। इस दौरान वहां इतने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जमा हो गईं कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। चारों तरफ धूल और इसके बीच में इजराइल की फौज के जवानों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। माना जा रहा है कि इजराइल ये तैयारी इसलिए कर रहा है ताकि अगले 2-3 दिन में वो गाजा में घुसकर हमास का सफाया कर सके, जिसके लिए इजराइल की सेना ने दर्जनों तोपों को मैदान में उतार दिया। जंग के बीच जब न्यूज़ 18 की टीम गाजा बॉर्डर के करीब पहुंची तो वहां कई तोपें नजर आईं और गाजा बॉर्डर के करीब इजराइल की वो तोपें हमले के लिए तैयार दिखाई दी। वहां पर इजराइल की सेना ने अपनी दर्जनों तोपों को तैनात कर जमीन से भी हमास को सबक सिखाने की ठान ली। गाजा और इजराइल के बॉर्डर पे इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें हमारे पीछे, हम युद्ध भूमि में हैं और युद्ध भूमि से आपको तस्वीरें दिखा रहे। एक तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान आसमान से हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में उसकी मदद के लिए अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच चुका है। यानी हमास के लड़ाकों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आसमान, समंदर और जमीन तीनों मोर्चों पर इजराइल ने उसे घेरने की तैयारी कर ली। और इजराइल की सेना ने वहां के लोगों को 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने का फरमान सुना दिया। यही नहीं, इजराइल की सेना ने लोगों से कहा कि वो ह्यूमन शील्ड न बने और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। मतलब ये बात तो तय है कि इजराइल की सेना गाजा में कुछ बड़ा करने वाली है और गाजा पट्टी में बर्बादी का ऐसा दौर शुरू होने वाला है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले इजराइल की सेना ने फरमान जारी कर दिया जिसमें उसने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। इससे पहले इजराइल ने गाजा भेजी जाने वाली सारी मदद रोक दी, साथ ही गाजा को दी जाने वाली पानी और बिजली की सप्लाई भी काट दी गई और गाजा के लोगों से बोल दिया गया कि वो हमास के लिए ह्यूमन शील्ड की तरह काम न करें। इजराइल ने अचानक ये ऐलान इसलिए किया क्योंकि वो रिहायशी इलाकों में बनी सुरंगों को निशाना बना रहा है। जहां मिसाइलें गिरने पर हमास के आतंकी तो मारे जाएंगे ही, आम लोगों की भी जान जाएगी। और इसीलिए इजराइल ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद गाजा में खलबली मच गई। लोगों को समझ नहीं आया कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि इजराइल ने 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने का फरमान सुना दिया, क्योंकि उसे लगता है कि हमास गाजा के लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजराइल की सेना को हमास के लड़ाकों को मारने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उसका मकसद हमास को खत्म करना है, आम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं। लेकिन गाजा शहर में चल रही भयंकर जंग में बच्चों और महिलाओं समेत आम लोगों की मौत भी हो रही है। यही नहीं, इजराइल को लगता है कि वो हमास के लिए ह्यूमन शील्ड बन रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमास के लड़ाके गाजा के आम लोगों को सामने करके पीछे से वार कर रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है। क्योंकि जंग के दौरान दुश्मन खुद को बचाने के लिए ऐसे लोगों को सामने कर देता है जिससे दूसरे पक्ष की दुश्मनी नहीं होती और वो उन पर वार नहीं करना चाहता। ऐसे ही लोगों को ह्यूमन शील्ड कहा जाता है।
जो ना चाहते हुए भी जंग का हिस्सा बन जाते हैं और दुश्मन के हथियार बन जाते हैं। वैसे 1977 में इस तरह की रणनीति को वॉर क्राइम की कैटेगरी में रख दिया गया था, यानी आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाने को युद्ध अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया था। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाके इन नियमों को नहीं मानते और अपनी जान बचाने के लिए गाजा के लोगों की बलि चढ़ा देते हैं, और इसीलिए उसने लोगों से उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए बोल दिया, जिस पर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र में ठन गई, क्योंकि इजराइल का फरमान सुनते ही संयुक्त राष्ट्र भड़क गया और उसने उत्तरी गाजा खाली करने के फरमान पर इजराइल के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया। यही नहीं, खबर आई कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस मामले पर इजराइल के अधिकारियों से फोन पर भी बात की और इजराइल के उत्तरी गाजा खाली करने के फरमान पर ऐतराज जताया और सवाल पूछा कि यह आदेश कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे में यह करना असंभव है और इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं और इजराइल ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र की कड़ी प्रतिक्रिया आते ही संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत आग बबूला हो गए और उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र इजराइल को उपदेश दे रहा है, जबकि सालों तक उसने गाजा में आम लोगों के हालात पर आंखें मूंद रखी थी, क्योंकि हमास आम लोगों को इजराइल की ओर से दी जाने वाली बुनियादी चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही नहीं, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र को इजराइल के बंधकों को छुड़ाने पर फोकस करने की नसीहत भी दे डाली। यानी उत्तरी गाजा को खाली करने के फरमान के मुद्दे पर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र आमने सामने आ गए, क्योंकि गाजा पट्टी के इस इलाके में भयंकर जंग चल रही है, जिसमें आम लोगों की बिना किसी गलती के मौत हो रही है। यही नहीं, 4 लाख से ज्यादा लोगों को तो गाजा छोड़ना भी पड़ा। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं और इस समय गाजा पट्टी का उत्तरी हिस्सा बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि यह इजराइल के दक्षिणी हिस्से के सामने है, जहां इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती शुरू हो चुकी है। ये नहीं, इजराइल के करीब 3 लाख सैनिक उत्तरी गाजा के पास पहुंचने वाले हैं। वैसे गाजा पट्टी की पूर्वी सीमा पर भी इजराइल बैठा है और पश्चिम में भूमध्य सागर है, जहां इजराइल का कब्जा है, जबकि गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण में मिस्र के साथ लगती है, जो ब्लॉक रहती है, और इसीलिए इजराइल ने उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिण में जाने को कहा, क्योंकि फिलहाल वहां इजराइल हमले नहीं कर रहा है और सबसे बुरे हालात उत्तरी गाजा में, क्योंकि हमास ने वहीं से इजराइल पर हमला किया था और इसीलिए इजराइल ने वहां एक बड़े हमले का प्लान बनाया, जिससे आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई। लेकिन इजराइल ने चेतावनी तो दे दी, मगर इसका मतलब यह हुआ कि गाजा की लगभग आधी आबादी को अपने घर खाली करके निकलना ही होगा। यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि उत्तरी गाजा के 10 लाख से ज्यादा लोग इतने कम वक्त में वहां से कैसे निकल पाएंगे। खुद संयुक्त राष्ट्र ने भी कह दिया कि इजराइल की चेतावनी को मानना नामुमकिन है, क्योंकि गाजा के लोगों में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और इजराइल की बमबारी में घायल लोग भी शामिल हैं। इजराइल का ऑर्डर मानने का मतलब है कि गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों को दक्षिणी हिस्से में पहुंचने के लिए 24 घंटे के अंदर लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। उत्तरी गाजा के लोग वहां से निकल भी गए तो वो भागकर जाएंगे कहां? गाजा की कुल आबादी ही 23 लाख के करीब बताई जाती है। उसमें अगर उत्तरी गाजा की आधी आबादी दक्षिणी गाजा में पहुंच जाएगी तो वो वहां रहेगी कैसे? छोटे से गाजा में घनी आबादी की वजह से वैसे ही जगह की भयानक कमी है। दूसरी बात यह कि गाजा के लोग गाजा छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि गाजा उत्तर और पूर्व में इजराइल से घिरा है। उसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिस पर इजराइल का ही कंट्रोल है। बची दक्षिण दिशा, तो वहां भी लोगों के आने जाने के लिए सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, रफा क्रॉसिंग, जो मिस्र से लगती है, और वो भी गाजा के लोगों के लिए बंद है। और इसी समस्या के निपटारे के लिए अमेरिका ने मिस्र से बातचीत करने का भरोसा दिया, क्योंकि मिस्र इकलौता ऐसा देश है जो इस वक्त गाजा में मौजूद बेगुनाहों को वहां से निकलने का रास्ता दे सकता है। और इसी वजह से अमेरिका ने गाजा में एक इमारत पर रॉकेट दागने का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उस इमारत पर रॉकेट से हमला होता दिखाई दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया और चंद सेकंड में ही वो बड़ी सी इमारत आंखों से ओझल हो गई। देखते ही देखते वो पूरा इलाका धूल और आग से निकलने वाले काले धुएं से घिर गया। जमीन से आसमान तक हर तरफ धूल और धुएं का कब्जा नजर आया। आसपास मौजूद लोगों को धमाके की आवाज और उस हमले ने हिलाकर रख दिया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने रॉकेट हमले के जरिए उस इमारत को निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो बड़ी सी इमारत पल भर में जमींदोज हो गई और वहां मलबे के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा। इस बीच फिलिस्तीन के बाद अब मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी आशंका जताई कि इजराइल ने गाजा में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। यह बम इतना खतरनाक है कि एक बार फटने के बाद यह तब तक जलता रहता है जब तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, और जहां ये फटता है वहां किसी के बचने का कोई चांस नहीं होता। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आशंका जताई कि इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए गाजा में इसी फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, जो बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर बनाया गया ये बम
ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, जिसके बाद इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। यही नहीं, ये बम जहां गिरता है वहां की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। ऐसे में जो लोग इस बम की आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। आरोप तो ये भी लगा कि इजराइल ने इसके जरिए न सिर्फ गाजा बल्कि लेबनान पर भी हमला किया। मतलब नेतन्याहू ने हमास के साथ ही हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए अपने जखीरे के सबसे दमदार हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हालांकि फिलिस्तीन और ह्यूमन राइट्स वॉच दोनों ने ही इससे जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किए। लेकिन इजराइल पर 7 अक्टूबर की सुबह किए गए हमले में जिंदा बचे लोगों ने न्यूज 18 से बात की और हमास के लड़ाकों की बर्बरता की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सैकड़ों लड़ाके गाजा से इजराइल में दाखिल हुए और इस हमले में किसी को भी नहीं बख्शा, क्योंकि 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने महज 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल पर पिछले 10 साल का सबसे भीषण हमला किया। हमास के चरमपंथियों ने इजराइल के शहरों के अंदर घुसकर आम लोगों को बुरी तरह से मारना और काटना शुरू कर दिया था और वहां रह रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में जिंदा बचे लोगों ने न्यूज 18 को उस बर्बरता की कहानी सुनाई। The Hamas main goal was to kill Jewish people in Sderot, in many cities around Sderot. उन्होंने बताया कि हमास ने हमले के दौरान न बच्चों पर रहम बरपा और न ही बुजुर्गों को बख्शा। उनके लिए हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ यहूदी था और वो उनके खून के प्यासे नजर आए। बताया गया कि इजराइल के नागरिकों की हत्या सिर्फ गोलियों से नहीं की गई, बल्कि कई हत्याओं में चाकू और आग का भी इस्तेमाल किया गया ताकि उनकी क्रूरता की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे। और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को याद करते हुए एक अमेरिकी महिला तेल अवीव में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने फूट-फूट कर रो पड़ी। ये महिला अपने कुछ साथियों के साथ उस म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद थी जिसे फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने निशाना बनाया था, जिसमें अमेरिकी मूल की ये महिला बाल बाल बच गई। और जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की तो वो काफी भावुक हो गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस महिला ने अमेरिका के मंत्री को बताया कि कैसे हर तरफ से बरसती मिसाइलों के बीच उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और अपनी जान बचाई, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने उस महिला और उसके साथी को गले लगाकर उनके जज्बे की सराहना की और उन्हें हर जरूरी मदद का भरोसा दिया। लेकिन महिला के दिलो दिमाग में आसमान से बरसती मिसाइलों और उनसे हुई तबाही का मंजर इस कदर हावी दिखा जिन्हें सोच सोचकर वो बार बार भावुक होती नजर आई। और हमास के इन्हीं बर्बर हमलों की कहानी सुनकर दुनिया के कई देशों में बैठे इजराइल से लोगों का खून खौल गया, जिसके बाद दूसरे देशों में रहने वाले इजराइल के नागरिक अपने देश लौटने लगे। बताया गया कि ये सभी लोग इजराइल की रिजर्व आर्मी का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि खबर है कि इजराइल की सेना हमास को जड़ से मिटाने के लिए गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी में जुटी है। यानी हवाई हमलों से गाजा में भीषण तबाही मचाने वाली इजराइल की फौज वहां घुसकर हमास के लड़ाकों का सफाया कर सकती है। दावा किया गया कि इसीलिए नेतन्याहू सरकार ने अपनी रिजर्व आर्मी के जवानों को भी जंग में उतारने की तैयारी कर ली, ताकि इजराइल ने हमास के खात्मे की जो कसम खाई है उसे पूरा किया जा सके। इजराइल के मीडिया के मुताबिक रिजर्व आर्मी के 3 लाख से ज्यादा जवान इजराइल की सेना से जुड़ेंगे, जिनमें कई हजार जवान तो विदेशों से लौट रहे हैं, जिनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर रिजर्व आर्मी के स्वागत के लिए पहुंचे इजराइल के छात्र छात्राओं में हमास को लेकर भारी गुस्सा नजर आया। रिजर्व आर्मी को इजराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और इजराइल इमरजेंसी के हालात में ही अपनी रिजर्व आर्मी का इस्तेमाल करता है। लेकिन इजराइल की रिजर्व आर्मी के जवान दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं, जिन्हें जंग में हमास से निपटने के लिए फौरन इजराइल पहुंचने का आदेश दे दिया गया। असल में इजराइल की रिजर्व आर्मी में वो लोग गिने जाते हैं जो पहले भी इजराइल की सेना में सेवाएं दे चुके होते हैं, क्योंकि 18 साल का होने के बाद इजराइल में हर किसी के लिए सेना में शामिल होना अनिवार्य है, जिसके तहत लड़कों को 32 महीने और लड़कियों को 24 महीने की सैन्य सेवा देनी होती है। हालांकि इसके बाद वो जो चाहें वो काम करने को आजाद होते हैं, लेकिन इमरजेंसी के हालात में सेना दोबारा इसका इस्तेमाल करती है और इसके तहत रिजर्व आर्मी के 40 साल तक की उम्र वाले जवानों को ही बुलाया जाता है। लेकिन इस बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और वहां के मुख्य विपक्षी दल के नेता यार लपिड ने हमास के युद्ध के लिए 2 दिन पहले बनाई गई आपातकालीन सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि जंग में आपातकालीन सरकार बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा इजराइल की आपातकालीन सरकार मसले को और बिगाड़ देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यार लपिड ने दावा किया कि आपातकालीन सरकार का जिस तरह का ढांचा है और जो उसके सदस्य हैं वो जंग को संभालने के काबिल नहीं। इजराइल की गठबंधन सरकार कट्टरपंथी यहूदी पार्टियों से मिलकर बनी है। लापिद ने उन्हीं कट्टर नेताओं पर उंगली उठाई और दावा किया कि जब तक ऐसे लोग इजराइल की सरकार में रहेंगे वो आपातकालीन सरकार को काम नहीं करने देंगे, क्योंकि किसी के भी अधिकार साफ नहीं है। हालांकि इसके साथ यार लपिद ने हमास के खिलाफ सरकार का पूरा साथ देने का भरोसा भी दिया। लेकिन जंग के बीच इजराइल की सूचना मंत्री गिलिद डिस्टेल ने
अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मंत्रालय की शक्तियों को जानबूझकर कमजोर किया गया, जबकि उस मंत्रालय का गठन इसी साल किया गया था। लेकिन हाल ही में वहां की सरकार ने प्रवासी मामलों के मंत्रालय को सूचना मंत्रालय की निगरानी करने का भी अधिकार दे दिया था। इस फैसले से नाराज होकर सूचना मंत्री गेलित डिस्टेल ने अपना पद छोड़ दिया। उधर इजरायल के दौरे के बाद उसकी जंग के लिए समर्थन जुटाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पश्चिम एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा दौरा शुरू कर दिया। वो इस इलाके में अमेरिका के साथ ही मुस्लिम देशों को मनाने निकल गए और इजरायल के पड़ोसी देश जॉर्डन पहुंचे। एक दिन पहले ब्लिंकन इजरायल गए थे, जहां उन्होंने हर कीमत पर इजरायल का साथ देने की कसम खाई थी और हमास के भयानक हमलों के खिलाफ इजरायल की जंग को बिल्कुल जायज ठहराया था। अपना यही स्टैंड समझाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्डन की राजधानी अम्मान में वहां के किंग अब्दुल्ला से मिले। हालांकि पहले एंटनी ब्लिंकन का दौरा सिर्फ इजरायल और जॉर्डन तक ही सीमित था, मगर इजरायल की जंग ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया कि एंटनी ब्लिंकन को पश्चिम एशिया में मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे अपने सभी साथी मुस्लिम देशों का रुख करने का फैसला लेना पड़ा, ताकि इन सभी देशों को हमास के खिलाफ लामबंद करके इजरायल के साथ खड़ा किया जा सके। और माना जा रहा है कि ये पश्चिम एशिया में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा दांव है, क्योंकि पश्चिम एशिया में ईरान ही इकलौता ऐसा देश है जो सीना ठोककर हमास की हिम्मत की दाद देने में लगा और इजरायल पर हमलों को बिल्कुल सही ठहरा रहा है। इजरायल ईरान का कट्टर दुश्मन है और अमेरिका को पूरा अंदाजा है कि ईरान इस जंग का फायदा जरूर उठाएगा। इसलिए अमेरिका लगातार ईरान को इजरायल की जंग से दूर रहने की धमकी दे रहा है। लेकिन ईरान को सिर्फ धमकी देने से काम नहीं बनने वाला। अमेरिका को इस बात का डर खाया जा रहा है कि इजरायल का युद्ध कहीं उसके आसपास के देशों में न फैल जाए, क्योंकि इजरायल अपने इर्द गिर्द मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इजरायल के पड़ोसी देश मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान तो मुस्लिम देश हैं ही, बल्कि पूरा का पूरा पश्चिम एशिया मुस्लिम इलाका है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इराक और ईरान ये सभी मुस्लिम देश हैं और फिलिस्तीन और उसका चरमपंथी संगठन हमास मुस्लिम ही है। इसलिए शुरुआत से ही पश्चिम एशिया के देशों की हमदर्दी फिलिस्तीन के साथ रही है। और जब इजरायल के हमलों में गाजा पट्टी में रहने वाले आम फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, तो इन देशों का ज्यादा वक्त तक चुप बैठना मुमकिन नहीं। ईरान इसी मौके की तलाश में है। मुमकिन है कि वो इलाके के बाकी देशों को उनके मुसलमान होने का वास्ता दे और उन पर दबाव बनाए कि वो इजरायल के खिलाफ खड़े हों। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री काम पर लग गए। इधर इजरायल में जारी जंग के बीच वहां फंसे 212 भारतीय नागरिकों को भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत भारत लाया गया। शुक्रवार की सुबह एक चार्टर्ड विमान की मदद से वहां रह रहे लोगों का पहला जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जिनका स्वागत करने के लिए वहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पहुंचे। उन्होंने इजरायल से दिल्ली पहुंचे सभी लोगों से हाथ मिलाया और उनका हाल जाना। इस दौरान भारतीयों ने विमान में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए, क्योंकि इजरायल में जंग जैसे हालात के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों की ऑपरेशन अजय के तहत सुरक्षित घर वापसी कराई गई, जिसका पहला जत्था 212 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वापस आ गए हैं, अब ना सायरेंस है ना मैसेजेस हैं, थोड़ा सुकून है। हाँ, बहुत मतलब हल्का फील हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इजरायल में इस वक्त करीब 18,000 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और ऑपरेशन अजय के तहत उन्हें भारत वापस लाया जा रहा है। और भारत सरकार ने इजरायल और हमास में छिड़ी जंग के बीच वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया, जिसके लिए विशेष चार्टर्ड विमानों को लगाया गया, क्योंकि ऑपरेशन अजय का मकसद इजरायल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी है। इसके तहत वहां से जो भारतीय वापस आना चाहते हैं, सरकार उनकी घर वापसी करा रही, जिसके लिए इजरायल के भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिस पर संपर्क करके वहां फंसे भारतीय अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने विशेष विमानों का इंतजाम किया है, ताकि जो भारतीय हमास और इजरायल जंग के बीच फंसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द उनके घर सुरक्षित पहुंचाया जा सके। और ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से लौटे भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। हमास के हमले के बाद इजरायल के अलग अलग शहरों में कई भारतीय फंस गए थे, जिन्होंने इजरायल से अपने वतन लौटने पर खुशी जाहिर की और ऑपरेशन अजय चलाने के लिए भारत सरकार की सराहना की। I want to thank Modi government for this. देश लौटे भारतीयों ने इजरायल में भारत के दूतावास की ओर से मिली मदद पर भी आभार जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने G20 के संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बयान दिया और आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया को आईना दिखाते हुए पीएम ने इस पर सख्ती बरतने की अपील की। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2001 में संसद भवन पर हुए हमले का भी जिक्र किया। उधर इजरायल में फंसे नेपाल के 254 छात्र इजरायल से सुरक्षित अपने वतन लौट गए। हमास के हमलों के बाद उन छात्रों ने इजरायल से नेपाल लौटने के लिए सरकार से अपील की थी।
जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद विशेष विमान के जरिए तेल अवीव पहुंचे और वहां फंसे 254 नेपाली छात्रों को लेकर काठमांडू लौट गए। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इजरायल में फंसे उसके बाकी नागरिकों को भी वापस लाने की कोशिश जारी है। इस बीच जापान ने इजरायल पर हमास के हमलों को आतंकी हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। जापान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि इजरायल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है और जापान के मुताबिक इजरायल पर हमास के हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उसने हमास के खिलाफ इजरायल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन भी किया। साथ ही इजरायल से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए जापान वहां अपना चार्टर्ड विमान भी भेजेगा। जापान की सरकार के मुताबिक ये चार्टर्ड विमान सुबह तेल अवीव पहुंचेगा और उस चार्टर्ड विमान के जरिए इजरायल में फंसे जापान के नागरिकों को रेस्क्यू किया जाएगा। जापान ने भीषण जंग को देखते हुए अपने नागरिकों से जल्द इजरायल छोड़ने की अपील की और सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि थाईलैंड भी इजरायल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुट गया। वहां फंसे नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के मुद्दे पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इजरायल के राजदूत से बातचीत की और इजरायल से थाईलैंड के नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने का वादा किया। थाईलैंड की सरकार के मुताबिक इजरायल में हमले के बाद उसके भी कुछ नागरिक हमास के लड़ाकों के कब्जे में हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल हमास जंग से जुड़ी। इजरायल के उत्तर में उसके पड़ोसी देश लेबनान की तरफ से भी इजरायल पर फायरिंग होने की खबर आई है। इजरायल की सेना ने भी उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो लेबनान की तरफ तोप से गोले बरसाने में लगी है। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा इजरायल की सीमा से लगता है और उस दक्षिणी लेबनान पर वहां के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का दबदबा है जो इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए जब से हमास ने इजरायल पर धावा बोला है तभी से हिजबुल्लाह भी रह रहकर इजरायल पर रॉकेट बरसा रहा है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या खबर आ रही है उधर से लेबनान के बॉर्डर से? देखिए, लेबनान के बॉर्डर से ये खबर है किशोर की इजराइल ने 500 मीटर पहले लेबनान बॉर्डर से अपने एक विलेज के लोगों को कहा है कि आप अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें क्योंकि लेबनान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है मिलिटेंट्स की तरफ से, इसलिए हमला किया जा सकता है और कुछ मिसाइल से हमले भी किए गए हैं। इस तरह की खबर बॉर्डर से आ रही है और हिजबुल्लाह के बयान के बाद इजराइल की सरकार जो है और इजराइल का डिफेंस फोर्स है वहाँ अपनी तैनाती पहले ही से बढ़ा चुका था, लेकिन अब हमला करने की भी तैयारी में ताकि हिजबुल्लाह के आतंकी अगर अंदर प्रवेश कर रहे हैं या करते हैं तो उनको रोका जा सके। शुक्रिया नीरज आपका। इस बीच आशंका जताई गई कि इस हमले की वजह से लेबनान में ईरान के विदेश मंत्री और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख के बीच हुई बैठक बनी। इस जंग में ईरान खुलकर हमास के साथ खड़ा है और इसके साथ ही उसने इजरायल के एक और दुश्मन हिजबुल्लाह से भी बातचीत शुरू कर दी। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान हमास पर हो रहे हमलों पर चर्चा की गई। माना जाता है कि हिजबुल्लाह की ताकत के पीछे ईरान का हाथ है। इस बीच हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच हमले का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। दावा किया गया कि इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई क्योंकि बमबारी का जो वीडियो सामने आया उसमें एक या दो नहीं बल्कि एक साथ कई धमाके होते नजर आए। वहां हुए जोरदार विस्फोट के बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। खबर है कि इजरायल की सेना ने अपनी सीमा के करीब गाजा में हमास के बंकरों को बर्बाद करने के लिए आसमान से बम बरसाए, क्योंकि दावा किया गया कि इजरायल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके उन्हीं बंकरों में छिप जाते हैं। लेकिन इजरायल की सेना ने हमास के उन ठिकानों को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और ये कोई इकलौता वीडियो नहीं है बल्कि इजरायल पर हमास के हमले के पहले दिन का डरा देने वाला एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाके अंधाधुंध गोलियां चलाते नजर आए। और ये वीडियो इजरायल के किबुत्ज रईम इलाके में हुए सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान का बताया गया, जहां 7 अक्टूबर की सुबह हमास के लड़ाकों ने लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। सामने आए वीडियो में हमास के हमले के बाद लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। कई लोग जहां जगह मिली वहां छिपकर जान बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उन्हें ढूंढ कर गोलियों से भून दिया था। ऐसा दिखाई दिया वीडियो में। उस म्यूजिक फेस्टिवल में हजारों लोग मौजूद थे, जिनमें करीब 260 लोगों की जान चली गई। उधर हजारों की संख्या में जॉर्डन के फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी वेस्ट बैंक की सीमा के करीब पहुंच गए और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन प्रदर्शनकारियों ने गाजा पर इजरायल के हमले का विरोध करते हुए फिलिस्तीन के झंडे लहराए और इस दौरान ऐसा लगा मानो वहां सड़क पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि हजारों की संख्या में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की होती दिखी। वहां प्रदर्शन करने पहुंचे लोग गाजा पर इजरायल के हमले का विरोध करते नजर आए और फिलिस्तीन के झंडे लहराते दिखे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कई घंटों तक वहां की सड़कों पर प्रदर्शनकारी इजरायल के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते दिखे। जॉर्डन इजरायल के साथ उसकी पूर्वी सीमा को साझा करता है।
जबकि जॉर्डन की सीमा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से भी लगती है। इस बीच इराक में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों के जोरदार प्रदर्शन किया। वहां की राजधानी बगदाद में लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई और 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना की तरफ से गाजा पट्टी पर जारी ताबड़तोड़ हमलों का विरोध किया और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रदर्शनकारी जब बगदाद की सड़कों पर निकले तो उनके हाथों में इराक के झंडे नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में वहां की सड़कों पर इकट्ठा हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा दिखाया और इजराइल के झंडों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की सेना की तरफ से जारी हमलों को गलत बताया और आरोप लगाया कि इजराइल ने गुस्से की आग में गाजा का बिजली और पानी भी रोक दिया। और ऐसा ही कुछ तस्वीरें ईरान से भी आईं। ईरान के कई शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। वहां तेहरान में इजराइल के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और फिलिस्तीन का झंडा लेकर उसका समर्थन करते दिखाई दिए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए नारेबाजी भी की। इस दौरान लोगों ने फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से आजाद कराने की मांग की। लेकिन इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे कुछ संगठन के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वो प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ अपना विरोध जताने पहुंचे, लेकिन वहां पहले से तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बस में बिठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी पोस्टर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। पुलिस के मुताबिक उन लोगों ने इजराइल की कार्रवाई को आतंकी कार्रवाई बताया। उधर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यह आशंका जताई कि इजराइल और हमास की जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। ये संगठन ये सुनिश्चित करने का काम करता है कि हर देश को व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से बराबरी का मौका मिले। और WTO ने यह अंदेशा जताया कि इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। WTO ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर खराब असर पड़ने से रोकने के लिए इस युद्ध को जल्द खत्म करने की अपील की। इधर भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 125 अंक गिर गया और सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, रियल्टी और IT शेयरों में देखने को मिली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 125 अंक लुढ़ककर 66,282 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 42 अंक गिरने के बाद 19,751 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। उधर संयुक्त राष्ट्र ने जंग के बीच हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन करने की सख्त हिदायत दी। उसका यह बयान इजराइल की उस धमकी के बाद आया जिसमें 11 लाख लोगों को 24 घंटे में गाजा खाली करने की चेतावनी दी गई, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी आपत्ति जताई। संयुक्त राष्ट्र ने दो टूक कहा कि जंग के दौरान दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करना ही होगा। इधर जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों के लिए सभी देशों से आर्थिक मदद की मांग की, क्योंकि गाजा में इजराइल के हमले के बाद कई फिलिस्तीनी नागरिकों के घर तबाह हो गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र की ओर से चलाए जा रहे स्कूलों में शरण ली। गाजा में स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए सभी देशों से करीब 2,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की अपील की। इस बीच रूस ने गाजा में लोगों तक खाने पीने की चीजें और दवाइयां पहुंचाने के लिए इजराइल से सीज फायर की अपील की। हमास के हमले के बाद से बौखलाया इजराइल लगातार गाजा के सभी इलाकों पर भीषण बमबारी कर रहा है, जिसे देखते हुए रूस ने इजराइल से यह अपील की कि वो सीज फायर का ऐलान कर दे ताकि वो गाजा में राहत सामग्री पहुंचा सके। इसके साथ ही रूस ने गाजा में एक सुरक्षित रास्ता बनाने की भी अपील की जिसके जरिए लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि जंग के बीच फिलिस्तीनियों ने इजराइल की सेना पर वेस्ट बैंक में अंधाधुंध गोलियां चलाने का आरोप लगाया। फिलिस्तीन ने इजराइल की सेना के इस हमले को ज्यादती बताया और आरोप लगाया कि इस हमले में बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया। और हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें डरे सहमे लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इस दौरान वहां लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। वीडियो में कई गाड़ियां सड़क किनारे कतार में खड़ी नजर आईं, जबकि कई गाड़ियां सड़क पर चलती हुई भी दिखी। वेस्ट बैंक वो इलाका है जिस पर 1967 में ही इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तभी से वहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने गाजा पट्टी के साथ वेस्ट बैंक में भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इस दौरान इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी की पिज्जा शॉप को भी गिरा दिया। वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे वाला इलाका है और वहां जिस फिलिस्तीनी की दुकान ढहाई गई उस पर इजराइल के लोगों का मजाक बनाने का आरोप लगा, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला हुए इजराइल के सैनिकों ने उस फिलिस्तीनी की दुकान को गिरा दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें इजराइल के कुछ सैनिक जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस दुकान को तोड़ते नजर आए। इजराइल की सेना के मुताबिक जिस दुकान को जमींदोज किया गया उसके मालिक ने हमास के बंधकों में शामिल एक बुजुर्ग को अपनी दुकान के एक एड में दिखा दिया था, जिसमें वो महिला विक्ट्री साइन दिखाती नजर आई और उस एड को इजराइल का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया गया।
जिसके वायरल होने के बाद इजराइल की सेना ने उस दुकान को ही उजाड़ दिया। इधर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि नीता अंबानी और उनकी टीम ने भारत में आईओसी के सेशन के आयोजन में शानदार काम किया। The IOC member in India, Mrs. Nita Ambani and her team for doing a fantastic job preparing this session and offering such a great hospitality. बंदिशों का होना भी जरूरी था, बंदिशों का होना भी जरूरी था, आजाद पंखों का फड़फड़ाना भी जरूरी था। 100 बात की एक बात कही शिवा ने, जिम्मेदारियों ने भले ही झुका दिए हों मजबूत कंधे, गर्दन सीधी रख बुलंदी का फरमान सुनाना भी जरूरी था। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा 100 बात की बात।